वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट्सों में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये शो जिसमें मैं 4 सवालों के साथ आपको 40 बातें बताता हूँ, ऐसी 40 बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, रेलेवेंट हैं। अगर आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं या वीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। 4 सवालों में 40 बातें, इसका अर्थ ये होता है कि 4 सवालों की व्याख्या में आप ऐसी 40 बातें सीखते हैं जिससे आपका रिवीजन होता है, ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होती है। तो ये सेशन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लगातार इसे देखते रह गए, जितने सेशन हैं सारे के सारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, पुरानी प्लेलिस्ट में, वहाँ जाके देखिए और रोजाना जो आपकी क्लास चलती है ये देखिए। इससे क्या होगा, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कहीं और से कुछ भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे बस। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान से पहले सवाल पढ़िए। देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। भारत का चुनाव आयोग राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कौन सा राइट स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। तो आप ये बात जानते हैं कि हमारे भारत देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो कि बिना पक्षपाती हुए, बिना सरकार की तरफ बायस्ड हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए। किसी भी लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक आवश्यक लक्षण है। किसी भी डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक आवश्यक लक्षण है। भारत देश में आप देखेंगे कि 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन संबंधी प्रोविजन किए गए हैं। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, बहुसदस्यीय निकाय है, बहुसदस्यीय निकाय, मल्टी मेंबर बॉडी। और इसमें बहुसदस्यीय निकाय में आप ये देखेंगे भाई कि एक सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं प्लस 2 अन्य आयुक्त होते हैं, यानी 2 अदर कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, एक सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य आयुक्त यानी 2 अदर कमिश्नर होते हैं। भारत देश में इलेक्शन कमीशन का रोल है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना, राष्ट्रपति का चुनाव कराना, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का चुनाव कराना, लोकसभा का चुनाव कराना, राज्यसभा का चुनाव कराना। लेकिन 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 भारत देश में 3 टियर गवर्नमेंट है। 3 टियर गवर्नमेंट यानी त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय सरकार में एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे आप यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, दूसरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट जिसे आप राज्य सरकार के नाम से जानते हैं, और तीसरी आपकी लोकल गवर्नमेंट जिसे स्थानीय सरकार कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट 2 प्रकार की होती है, एक जो रूरल लेवल पर जिसे पंचायत कहते हैं, अर्बन लेवल पर जिसे म्यूनसिपालिटी यानी नगर पालिका कहते हैं। इन दोनों के इलेक्शन यानी पंचायत और नगर पालिका, इन दोनों के चुनाव कराना ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। लोकल गवर्नमेंट का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, बल्कि लोकल गवर्नमेंट का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो पहला स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है, पहले स्टेटमेंट में है राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, भारत का चुनाव आयोग राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ये भी सही है। ठीक है, भारत का चुनाव आयोग विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव। लेकिन राज्य चुनाव आयोग की यदि आप बात करें तो 243 के तहत यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह भी एक संवैधानिक निकाय है और इसकी भी जिम्मेदारी होती है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराना। कभी कभी इस तरह से भी कंफ्यूज करता है कि इलेक्टोरल रोल यानी जो ये आपका निर्वाचक नामावली होती है, ये निर्वाचक निर्वाचक नामावली लोकल गवर्नमेंट के लिए कौन तैयार करता है? स्थानीय सरकार के लिए निर्वाचक नामावली कौन तैयार करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। लोकसभा के लिए कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। तो ऐसा भी कंफ्यूज करके कभी कभी स्टेटमेंट में दे दिया जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, आपका दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद
का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, यानी विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एन एडवाइस टू द गवर्नर। आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 164, 168 और 170। जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे 163 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद का अर्थ यहाँ पर राज्य मंत्री परिषद से है, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसमें कौन कौन होगा, राज्य में जितने मंत्री होते हैं, राज्य में सारे मंत्री प्लस मुख्यमंत्री, राज्य में सारे मंत्री प्लस मुख्यमंत्री को मिलाकर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, यानी मंत्री परिषद होगी। सारे मंत्री मुख्यमंत्री को मिलाकर एक मंत्री परिषद होगी, और ये किसको सलाह देगी, राज्यपाल को। और ऐसा कार्य जो राज्यपाल को अपने विवेक से करना है, ऐसा कार्य जो राज्यपाल को अपने डिस्क्रेशन से करना है, यानी अपने विवेक से करना है, उसको छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कार्य जो राज्यपाल को अपने विवेक से करना है, उन कार्यों को छोड़कर बाकी समस्त कार्य वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। आर्टिकल 164 जो है ये आपकी चीफ मिनिस्टर प्लस अदर मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति की बात करता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति की यदि आप बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स की नियुक्ति की यदि आप बात करेंगे, तो आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इससे रिलेटेड है। 168 आर्टिकल 168 ये स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल से संबंधित है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स राज्य विधानमंडल से रिलेटेड है, स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित है। ठीक है, ये राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। राज्य विधानमंडल ऐसा राज्य जहां पर एक सदन है, वहां पर गवर्नर प्लस असेंबली से मिलकर राज्य विधानमंडल बनेगा। ऐसा राज्य जहां दो सदन है, वहां गवर्नर प्लस असेंबली प्लस काउंसिल से मिलकर राज्य विधानमंडल बनेगा। तो आर्टिकल 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल। 170 बीच में एक आर्टिकल बचा, 169। 169 लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण कैसे होता है, यानी कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है प्लस कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका समाप्त होता है, इसको बताता है आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 170 लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की संरचना को डील करेगा आर्टिकल 170। ठीक है, तो ये चारों आर्टिकल मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस तरह के सवाल भी आते हैं, फैक्चुअल डेटा वाले सवाल भी खूब आजकल पूछे जा रहे हैं, पहले भी पूछे जाते थे। तो आर्टिकल देखो, आर्टिकल रटने से नहीं आएगा, आर्टिकल से रिलेटेड जो सवाल आते हैं उन सवालों पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी से आर्टिकल आएगा। अगर आप सोचेंगे कि आर्टिकल पूरा का पूरा रट लें तो रटने से काम नहीं चलेगा। आप प्रैक्टिस करिए सवालों पर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं सवालों पर उतना प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे पहला लिखा है, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नर। सेकंड लिखा हुआ है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन सा इसमें सही है ये आपको बताना है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड सवाल है, तो पूरा का पूरा एक बार पोस्टमार्टम कर देते हैं। राज्य में मेरिट सिस्टम का प्रहरी है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग। किसी भी लोकतंत्र में शासन की नीतियों को लागू कराने के लिए एक ऐसे लोग आने चाहिए जो कुशल हों, ऐसे लोग आने चाहिए जो योग्य हों। किसी व्यक्ति को कुछ नहीं आता है और ऐसे व्यक्ति को अगर आप शासन में बिठा देंगे, कोई चोट्टा आदमी पहुंच जाएगा शासन में, कोई नकल करके आदमी शासन में पहुंच जाएगा, तो कोई आदमी नकल करके पहुंच जाएगा, तो ऐसे में उस शासन की नीतियों को क्या लागू करा पाएगा। तो शासन की नीतियों को लागू कराने के लिए हमेशा ऐसे लोगों का होना जरूरी है जो योग्य हों। और योग्य लोगों की यदि आपको भर्ती करानी है, तो योग्य लोगों की भर्ती कराने के लिए, योग्य लोगों की भर्ती कराने के लिए हमेशा एक ऐसी संस्था का निर्माण करना होगा जो निष्पक्ष हो। यही कारण है कि निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट कराई जा सके, इसी वजह से बाई कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया है। संविधान के द्वारा इसे स्वायत्तता दी गई है, संविधान के द्वारा इसे सुरक्षा दी गई है, इसी वजह से कि यह निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट करा सके, इसके ऊपर किसी का दबाव न हो।
तो राज्य में बड़ी परीक्षाओं को कंडक्ट कराना, उनके सिलेबस को डिजाइन करना, निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट कराना, ये इसका रोल है राज्य लोक सेवा आयोग का। राज्य लोक सेवा आयोग किससे किससे मिलकर बनता है भाई? तो एक चेयरमैन होते हैं, यानी एक अध्यक्ष होते हैं, और प्लस सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य की संख्या कितनी होगी इसका निर्धारण कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन राज्यपाल हटा नहीं सकता। नियुक्त राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल हटा नहीं सकता, हटाएगा राष्ट्रपति। अगर पागल हैं, दिवालिया हैं, किसी पद के दौरान कहीं और से वेतन प्राप्त करने में लगे हैं, इन कारणों से अगर हटाना है तो डायरेक्ट राष्ट्रपति हटाएगा। लेकिन अगर कदाचार के आधार पर हटाना है, कदाचार के आधार पर यानी मिसबिहेवियर के आधार पर हटाना है, तो रिपोर्ट जाती है सुप्रीम कोर्ट और जांच जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के बाद फिर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो ये चेयरमैन और मेंबर को नियुक्त तो राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो मेरे भाई 6 साल होता है, और जो मैक्सिमम एज होती है वो 62 ईयर होती है, यानी 62 साल होती है। अधिकतम आयु 62 साल होती है, और कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 6 साल होता है, और अधिकतम आयु कितनी? 62 साल होती है राज्य लोक सेवा आयोग। वहीं संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो वहाँ मैक्सिमम एज कितनी हो जाती है? 65 साल हो जाती है। ठीक है, आइए सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो ये बात सही है, अपनी एनुअल रिपोर्ट ये राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? जी नहीं। यदि बात यूपीएससी की हो रही हो, यदि बात संघ लोक सेवा आयोग की हो रही हो, तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, यानी गवर्नर के द्वारा होती है। क्लियर बात? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ओनली वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। ये मिलान वाले सवाल हैं भाई। मिलान वाले सवालों से कुछ ज़्यादा ही प्यार है आयोग को, बहुत ही प्यार करता है आयोग मिलान वाले सवालों से। ठीक, तो निम्नलिखित राज्य सरकार के कार्यालयों का संविधान के उनके संबंधित अनुच्छेद में मिलान करना है। पहला लिखा हुआ है उच्च न्यायालय, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और महाधिवक्ता। हमेशा ध्यान रखिए, मिलान वाले सवाल जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं सबको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, पीडीएफ बना लीजिए, लास्ट में रिवाइज करिए। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मिलान का कोई सवाल कराता हूँ मैं आपसे कहता हूँ कि पीवाईक्यू उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो घटना चक्र में सवाल दिए हैं मिलान वाले, चाहे वाईएएस के हों, पीसीएस के हों, सबकी फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो खींच के उसका पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ बना के प्रिंट निकालिए और उसको रिवाइज करने के लिए रख लीजिए। लास्ट में जब एग्ज़ाम आएगा तो उसको एक दिन में फटाफट रिवाइज करके चले जाना। मिलान वाले यदि आप पुराने सवाल रिवाइज कर रहेंगे तो आगे चल के ऐसे सवाल आ जाते हैं जो पुरानों से मिलते जुलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होता है। हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट हमारे भारत देश में हायर जुडिशरी का एक पार्ट है। अनुच्छेद 214 से लेके अनुच्छेद 232 तक, 214 से लेके 232 तक आप देखेंगे कि हाई कोर्ट संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये संविधान के भाग 6 में है। संविधान के भाग 6 जो कि राज्य को दर्शाता है, संविधान के भाग 6 में रखने के पीछे का लॉजिक ये है कि उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो राज्यों तक ही सीमित होता है। ये बिल्कुल मत सोचा करिए कि भारत देश में दोहरी न्यायपालिका है, केंद्र के लिए अलग न्यायपालिका, राज्य के लिए अलग न्यायपालिका, ऐसा नहीं है। ठीक है, भारत देश में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब होता है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मींस कि न्यायपालिका का एक ही स्तर है। ठीक है, एक ही हायरार्की है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय। चाहे केंद्रीय विधि से संबंधित कोई विवाद हो, यानी केंद्र द्वारा बनाए गए कानून से संबंधित कोई विवाद हो, चाहे राज्य द्वारा बनाए गए कानून यानी स्टेट लॉ से संबंधित कोई विवाद हो, यही हायरार्की फॉलो होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राज्य विधि के लिए कोई दूसरा न्यायालय, केंद्रीय विधि के लिए कोई दूसरा न्यायालय। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा क्या इस तरह से भी होता है कि केंद्रीय कानूनों के लिए अलग हायरार्की होती है और राज्य के कानूनों के लिए अलग हायरार्की होती है? यस, ऐसा होता है। इसे हम दोहरी न्यायपालिका कहते हैं। और दोहरी न्यायपालिका का अस्तित्व तो आपको संघीय व्यवस्था में नजर आता है, फेडरल सिस्टम में नजर आता है, लेकिन भारत की संघीय व्यवस्था में आपको नहीं नजर आएगा। ये आपको अमेरिका में नजर आएगा। अमेरिका में आपको दोहरी न्यायपालिका देखने को मिलेगी, न कि भारत में। ठीक है, आगे मंत्रिपरिषद। यहाँ पर अनुच्छेद 163, ये राज्य मंत्रिपरिषद की बात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा ही हुई थी कि राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा और जो किसको सलाह देगी? राज्यपाल को सलाह देगी। अनुच्छेद 153 राज्यपाल की बात कर रहा है कि हाँ, देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और
क्या क्या एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है? तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया इसमें और लिख दिया गया कि एक राज्यपाल के पास एक से अधिक राज्यों का चार्ज हो सकता है। अगर एक राज्यपाल के पास एक से अधिक राज्य का चार्ज होगा, जो जितने राज्यों का चार्ज होगा सब उसको वेतन देंगे, लेकिन किस रेशियो में देंगे ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, राज्यपाल से संबंधित ये आर्टिकल है। महाधिवक्ता 165, तो मेरे भाई महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील है। ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट का जज हो नहीं, हाईकोर्ट का जज बनने योग्य हो, ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट का जज बनने योग्य हो, उसे राज्यपाल द्वारा यानी गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाता है एज ए एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को लीगल एडवाइस देता है। ऐसा कार्य जो उसे राज्यपाल द्वारा, कानून के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के द्वारा सौंपे जाएं, उन कार्यों को करता है कौन? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का कोई निश्चित वेतन नहीं होता है, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। निश्चित कार्यकाल इसलिए नहीं होता, फिक्स टर्म इसलिए नहीं होता क्योंकि वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, गवर्नर के प्लेजर पे पोस्ट होल्ड करता है, कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी नियुक्त किया जा सकता है। निश्चित वेतन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये पूर्णकालिक कर्मचारी सरकार का नहीं है, यानी सरकार का फुल रोल एम्प्लॉय नहीं है। सरकार का फुल रोल एम्प्लॉय नहीं है, सरकार का पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है तो निजी वकालत भी कर सकता है। निजी वकालत भी कर सकता है कुछ सीमाओं के साथ। इसको वेतन नहीं मिलता बल्कि इसको पारिश्रमिक मिलता है, रेनमरेशन मिलता है। और जो भी पारिश्रमिक मिलता है, ये पारिश्रमिक कौन डिसाइड करता है? हाँ, राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता को विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार भी मिलते हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो मैंने महाधिवक्ता के संबंध में आपको बताया। इसमें आंसर यही होगा क्योंकि सब सीधा सीधा ही मिल रहा है। चलिए, आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आजकल ज़माना भी सोशल मीडिया का है। साथ ही साथ मेरे भाई, यदि आप हमारे स्टडी IQ परिवार के साथ जुड़ के अपनी पूरी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम एक प्रोग्राम चलाते हैं। उस प्रोग्राम का नाम है आरंभ। आरंभ प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री मिलता है और प्री मेंस के लिए हम आपको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस के थ्रू पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं। ठीक है। करंट अफेयर की मैगजीन देते हैं क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल है। मेंटोरशिप देते हैं जो आपको सही समय पर दिशा दे। 4 साल की वैलिडिटी देते हैं, आराम से पढ़िए। इसके साथ प्री के लिए एक रिवीजन बैच, मेंस के लिए एक आंसर राइटिंग बैच, MCQ बैच, एक एक्स्ट्रा फाउंडेशन बैच, एक NCERT बैच भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस प्लान का नाम है प्लेटिनम, ये थोड़ा महंगा रहता है। एक और प्लान है गोल्ड। गोल्ड में हम सिर्फ लाइव सिलेबस पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड करते हैं और करंट अफेयर मैगजीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और मेंटरशिप और 2 साल की वैलिडिटी, ये गोल्ड है। ज़्यादा जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके लिया करो, बेहिचक कॉल करिए 9289996923। इस नंबर पे यदि आप कॉल करेंगे, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरा नाम बताइए और आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग मिलेगी। फिर आपको बैच के बारे में बता दिया जाएगा कि बैच क्या है, कैसे है, किस तरह से है। आपकी तैयारी के लिए कौन सा बैच उपयुक्त होगा, कौन सा सबसे बेस्ट होगा, ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए कि यदि आप स्वयं से सारा सब कुछ सर्च करना चाहते हैं, सारा देखना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, आप चले जाइए इधर, इधर जाइए studiiq.com पर। यहाँ जाइए आप पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज पर, यहाँ आप क्लिक करिए स्टेट PCS। स्टेट PCS जब आपने क्लिक किया तो स्टेट PCS क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे कि ये दिख रहा है आरंभ। ठीक है। आरंभ ये बैच है, इसमें गोल्ड और प्लेटिनम में डिफरेंस यहाँ पढ़ लीजिए, डाउनलोड करके पूरी की पूरी जानकारी ले लीजिए। बाई नाउ पे जाइए और वहाँ एक कोड लगाने का ऑप्शन आता है, VL लाइव कोड लगाइए और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको उससे मिल जाएगा। ये कोड भी मत भूलिएगा, ये कोड जरूर लगाइए आप। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? चलिए, साथ ही साथ ये जो आप क्लास देख रहे हैं इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर यूट्यूब पर मौजूद है। इसी चैनल पे आप क्लास देख रहे हैं ना, UP PCS स्टडी IQ। यहाँ पर वीडियो सेक्शन में आपको ये क्लास मिलती है। वीडियो सेक्शन में देखिए क्लास मिलती है। इससे पहले आपकी M लक्ष्मीकांत भी सीरीज चल रही थी, लेकिन वो अब समाप्त हो गई है। अब यही एक सीरीज चलेगी। इसमें आप जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ देखिए मेरे सारे मैराथन भी हैं, पुराने मैराथन जाके देख सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए। और साथ ही साथ ये देखिए M लक्ष्मीकांत, यदि आप पूरा का पूरा पढ़ना चाहते हैं प्री के लिए थ्योरी, तो पूरी थ्योरी यहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 40-41 वीडियोज़ हैं इसमें
और फिर आप ये 20 मिनट्स को भी पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। क्लियर बात? तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए जीवन में, प्रगति करिए। मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों, देश के विकास का माध्यम बने। नमस्कार।